कल का जो क्लास चला हुआ था हम लोग का कौन सा टॉपिक का था, याद है आप लोगों को? क्रेन चेकलिस्ट। अगर क्रेन चेकलिस्ट के बारे में हम लोग सही से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें किस तरीके से टॉपिक पे काम करना है और उस टॉपिक के साथ साथ हमें सेफ्टी ऑफिसर होने के नाते क्या क्या चीजें पॉइंट चेक करना है। मैं यही चीजें कल पढ़ा रहा था आप लोगों को, सिर्फ आज इसका एक्सप्लेनेशन बाकी है। जब एक्सप्लेनेशन हो जाएगा उसके बाद हम लोग चलेंगे जा करके अपना टीबीटी का जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग करेंगे। किस टॉपिक के बारे में? इस टॉपिक के बारे में। समझ में आया? क्रेन क्या होता है ये चीजें मैं समझाया था और कल एक्सप्लेन किया था और कल आप लोगों को नोट भी करवाया गया था। इसमें बताया गया था कि क्रेन एक प्रकार का मशीन होता है जो जनरली हेवी इक्विपमेंट, जो बड़े बड़े मटेरियल्स होते हैं जिसको व्यक्ति को लाने या ले जाने में प्रॉब्लम होती है, उस मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लाने या ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये था ना जी। इस चीज को जब हम आगे बढ़े तो हमें क्रेन का प्रकार दिखाई दिया था जिसमें पहला क्रेन था, कौन सा क्रेन थी? इमेज ध्यान से देख लीजिए और इस इमेज के माध्यम से आप लोग काम करेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। हाइड्रा क्रेन आपका होता है। दूसरा क्रेन आता है जिसका नाम क्रेन ट्रक होता है। ये सभी चलाता कौन है? ऑपरेटर। कौन चलाएगा? ऑपरेटर। जबकि इसका सेफ्टी का सभी नियमों का पालन कौन करवाएगा? हम लोग। कौन करवाएगा? हम लोग क्या है? सेफ्टी ऑफिसर्स है। ध्यान रखना है आपको, भूलना नहीं। अब बताइए, एक जनरेटरी क्रेन है। जनरेटरी क्रेन जो होता है वो इंडस्ट्रियल साइड में या फिर ज्यादातर पोर्ट वगैरह में प्रयोग किया जाता है। इसका भी इमेज आप सभी को काम में ध्यान रखना है। इंडस्ट्रियल क्रेन में भी सेम वो इंडस्ट्रियल है और उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। एक और होता है इसमें जिसको हम लोग मोबाइल क्रेन बोलते हैं। क्या होता है? मोबाइल क्रेन। एक इसमें अभी नहीं दिया गया है। एक और इसका होता है जिसका नाम होता है टावर क्रेन। उसका नाम क्या होता है? टावर क्रेन। तो मोबाइल क्रेन जो होता है ना, इन सभी पे जितने भी काम किया जाता है वो सब इस पॉइंट से काम किया जाता है, जिसके बारे में बखूबी मैं आप सभी को एक्सप्लेन करके समझाया था कि अगर आपको कहीं भी किसी भी क्रेन में काम करना है तो काम करने के लिए आपको दो तीन चीजों पे कॉमन ध्यान रखना पड़ेगा, जिसको हम लोग स्लिंग बोलते हैं। क्या होते हैं? स्लिंग। स्लिंग का ही मतलब होता है जिसको हम लोग गांव देहात में रस्सी बोलते हैं, गातान बोलते हैं। आप कंपनी में जाइएगा तो इसको क्या नाम दिया जाएगा? स्लिंग बोला जाएगा। स्लिंग में एक सेफ्टी ऑफिसर को लोड कैपेसिटी चेक करनी होती है कि इस स्लिंग का लोड कैपेसिटी कितना है, कितना तक के वो लोड ले सकता है। तो आपको लोड कैपेसिटी जानने के लिए पहले ही पता होना चाहिए कि स्लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला स्लिंग उसका नाम क्या होगा? वायर रोप स्लिंग। स्लिंग, वायर रोप स्लिंग। इसमें पहचान करने के लिए यहाँ पे पंच किया हुआ रहता है कि कितना टन तक के लोड ले लेगा। लेकिन एक होता है वेब स्लिंग, और वेब स्लिंग जो है वो ऐसा रस्सी का बना हुआ रहता है और इस पे अलग जो ये लाइनिंग दिया गया है, ये अलग लाइनिंग ही बताता है हमको कि यह कितना तक का लोड उठाएगा। जैसे इसमें कितना दिया गया है? 3 को। अगर इसमें 5 को दिया रहता तो कितना टन का लोड लेता होगा? 5 टन। याद रखिएगा, जो लोग भी नहीं जानते हैं या जो लोग नए हैं जिसको कुछ भी खबर नहीं है, ये समझ लीजिए कि जो सिलिंग होता है, इस सिलिंग में अलग कलर से जो सिलाई की हुई रहती है उसी सिलाई से पता चलाया जाता है, स्टिचिंग से पता चलता है कि ये कितना लोड ले सकता है। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जितना इस पे लोड कैपेसिटी दिया रहता है पूरा पूरा उतना लोड नहीं उठाना चाहिए, वो मैक्सिमम है, उसका 1/3 हिस्सा ही उठाना चाहिए। क्योंकि जैसे क्रेन से ऊपर मटेरियल को उठाइएगा तो उसमें वेव की वजह से, हवा की वजह से उसका बैलेंस इधर उधर होगा। और जब इसको हम SWL डिस्प्ले पे चलेंगे तो SWL डिस्प्ले पे जाइएगा तो वहां पे दिखाया जाएगा कि इसका लोड कभी अप हो रहा है, कभी डाउन हो रहा है, कभी अप हो रहा है, कभी डाउन हो रहा है। तो 1/3 हिस्सा रखेंगे तो उससे क्या होगा, कहीं भी लाने या ले जाने में आसानी रहेगी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। हालांकि कंस्ट्रक्शन साइड में जाइएगा तो सबसे ज्यादा आपका जो प्रयोग किया जाता है वो टावर क्रेन का प्रयोग होता है। वही इंडस्ट्रियल साइड में जाइएगा तो मटेरियल को लिफ्टिंग या शिफ्टिंग करने के लिए जो मटेरियल जो क्रेन यूज किया जाता है वह क्रेन आपका होता है तो वही हाइड्रा क्रेन या क्रेन ट्रक। समझ में गया? जेनेट्री क्रेन से जब मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है उस समय में यूज किया जाता है। मोबाइल क्रेन का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कहीं पे लॉन्चिंग करना होता है या कहीं पे इरेक्शन करना रहता है, उस स्थिति में प्रयोग किया जाता है। इन सभी के अलावा आपको और भी चीजें पता रहना चाहिए कि जो क्रेन होता है उस क्रेन में हुक जो लगता है उस हुक का क्या क्या नाम होता है।
उस हुक का नाम क्या होता है और एक सेफ्टी फीचर, तो ये सब कॉमन बातें आना चाहिए। इस हुक को भी, हुक की भी लोड कैपेसिटी होती है कि यह हुक कितना लेगा, ये हुक कितना लोड उठा सकता है, ये हुक कितना लोड उठा सकता है, आपको ये कॉमन बात पता रहना चाहिए। तो पहले वाला जो है इसका नाम क्या है, आई हुक, दूसरे वाले का नाम कैल्विस हुक, तीसरे वाले का नाम स्विvel हुक। अब यहाँ पे जब हम लोग जान रहे थे, पढ़ रहे थे इसमें, तो हम लोग जब सीलिंग पढ़ रहे थे तो सीलिंग भी तीन प्रकार का था, वायर रोप सीलिंग, वेब सीलिंग और चैन सीलिंग। यह सब सिर्फ बनावट अलग अलग होता है, सबका लोड कैपेसिटी अलग अलग होता है, सबके काम भी अलग अलग होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट उसके बाद आइएगा तो आपको मिलेगा इसमें साइकिल्स। यह साइकिल्स जैसे हम लोग बोझा बांधते हैं तो उस समय में गेटरी मारते हैं, तो जब बड़े बड़े लोहा को आपस में लॉक किया जाता है मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने के लिए, उस स्थिति में साइकिल्स का प्रयोग किया जाता है। और ये साइकिल्स होता है दो तरीके का होता है, एक बाउ साइकिल्स होता है और दूसरा डी साइकिल्स होता है। कौन कौन सा साइकिल्स होगा, बाउ साइकिल्स एंड डी साइकिल्स। तो सीलिंग का आपको मुख्य हिस्से में ये बातें पता रहना चाहिए कि सीलिंग में सबसे पहले आपको ये पता रहे कि सीलिंग कितने प्रकार के होंगे। How many types of ceiling? There are three types of ceiling. First ceiling, wire rope ceiling. Second, wire ceiling. Third, तीनों ceiling क्लियर रहेगा। उसके बाद आ जाएंगे हुक पर, तो हुक भी कितने प्रकार, तीन को, पहला हुक, दूसरा हुक, तीसरा हुक, सीवल, सीवल क्या बोलेंगे, सीवल। नेक्स्ट जब आएंगे हुक इसमें साइकिल्स में, तो साइकिल्स कितने प्रकार के, दो प्रकार, पहला बाउ साइकिल, दूसरा डी साइकिल। यह सब कुछ याद रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा जी। अब आइए यहाँ पे मोबाइल क्रेन। मोबाइल क्रेन सबसे हैवी मेटेरियल, हालांकि इसका भी एसडब्ल्यूएल होता है, इसका भी लोड कैपेसिटी रहता है, यह लोड कैपेसिटी के अनुसार काम करता है। अब बताइए एक सेफ्टी ऑफिसर का इसमें क्या ड्यूटी है, क्या हम इस मशीन को ले जाकर ऑपरेट करेंगे, हमारा सेफ्टी ऑफिसर का क्या ड्यूटी रहेगा इसमें, जहां कहीं भी काम चल रहा है उसमें सुरक्षा के नियमों का पालन हो रहा है नहीं ये देखना। जहां कहीं भी इस मोबाइल क्रेन को इंस्टॉल किया जाएगा मतलब लगाया जाएगा, उसके चारों साइड के एरिया में ऐसे क्या होना चाहिए, बैरिकेडिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बैरिकेडिंग होना चाहिए। नियर बाय में फायर एक्सटिंग्विशर एक डीसीपी का रहना चाहिए। डीसीपी का पूरा नाम क्या होता है, ड्राई केमिकल पाउडर। समझ में क्या, इसी को बहुत सारे कंपनी में ABCD कहा जाता है, क्योंकि जो क्लासिफिकेशन होता है ABC तीनों फायर में इसका प्रयोग किया जाता है। तो जहां भी मोबाइल क्रेन ऑपरेटर आप लगाएंगे, जो भी इसका ऑपरेटर होगा उसके अनुसार आप देख के काम कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप चलेंगे तो अब हमें इसमें जानना है कि इसका हजार्ड क्या रहता है, क्या जानते हैं जी, हजार्ड। थ्री मोस्ट कॉमन हजार्ड है किसका जी, क्रेन का। क्रेन का तीन गो मुख्य हजार्ड होता है, ये जानना चाहिए आप लोगों को। पहला है there are three most common hazards involving overhead cranes included electrical hazards, overloading and material falling in slipping form। तीन वो जो मुख्य हजार्ड होता है ना, वो देखिए कौन कौन सा होता है। तीन वो जो मुख्य हजार्ड होगा, पहला इलेक्ट्रिकल हजार्ड, पहले कौन सा हजार्ड होगा जी, इलेक्ट्रिकल हजार्ड। अब बोलिए क्रेन में इलेक्ट्रिकल हजार्ड कहां से आएगा जी, ओवरहेड पे आएगा। कहां आएगा, ओवरहेड पे। मान लो हम यहाँ पे काम करा रहे हैं, ऊपर बिजली का तार गया हुआ है, अब क्रेन से कभी तो ऊपर उठाना होता है, कभी नीचे करना होता है ना, तो ऊपर उठाया और आपका ध्यान नहीं आ रहा है तो उसमें जाके करंट सट सकता है, और सटेगा तो शॉर्ट सर्किट होगा, फिर उसमें जो व्यक्ति है वो आसानी से डेथ कर जाता है, उसका कोई बचने का चांस नहीं मिलता। तो पहला हजार्ड अपना क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकल हजार्ड। दूसरा हजार्ड क्या रहेगा, ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग को पकड़ने का तरीका क्या है, एसडब्ल्यूएल डिस्प्ले पे ध्यान से देखना, और जो उसमें ऑपरेटर बैठा है उस ऑपरेटर को पूछ रहा है कि भाई तुम्हारे डिस्प्ले में कितना परसेंट दिखा रहा है लोडिंग या कितना टन लोड दिखा रहा है, उसके अनुसार आप पूरा आंकड़ा निकालिए कि भाई जितना जरूरी था उतना है नहीं है, उससे ज्यादा तो नहीं हो गया, उससे बहुत ज्यादा कम तो नहीं हो गया, यह सब कुछ आपको पता करना होता है। इसके अलावा मटेरियल फॉलिंग सबसे ज्यादा खतरा होता है वो मटेरियल फॉलिंग का। मान लो सही से बनाया नहीं, कोई रिगर है जो कमजोर है, चाहे लेबर है कमजोर है, उसको पता नहीं है, नया है, तो वो तो कैसा हो बांध देगा, वो क्या करेगा, कैसे भी लॉक कर देगा। जब कैसे वो लॉक कर देगा उस स्थिति में जैसे क्रेन ऊपर उठेगा तो हो सकता है वो टूटने का डर हो सकता है मटेरियल गिर जाने का डर होगा। तो ये सभी खतरा इसमें मटेरियल फॉलिंग का कॉमन रहता है।
उसके आगे जब आप बढ़िएगा तो और भी चीजें मिलेंगी आपको, वो चीज भी यहाँ पे देख लीजिए, समझ लीजिए। याद ये है, ओवरहेड हॉर्स वर्किंग विद क्रेन्स पोजेस मे बी हैज मेनी हजार्ड्स। जो ओवरहेड होता है, ओवरहेड में मुख्य रूप से जो हजार्ड होते हैं वह सबसे ज्यादा, आप क्रेन के साथ काम कर रहे हैं तो सर में चोट लगने का खतरा या माने ऊपर से किसी चीज के खतरा होने का चांस सबसे ज्यादा दिखता है। एंड अनसेफ वर्किंग प्रैक्टिस कैन रिजल्ट इन इंजरीज। अगर आप अनसेफ एक्ट में जाके काम कर रहे थे, अनसेफ कंडीशन में रुक करके काम कर रहे हैं, आपका तरीका पता नहीं चल पा रहा है, तो उस कारणों से जो आपका इंजरी होगा, जो खतरा होगा, वो ही बहुत ज्यादा दिक्कत करता है, प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा फैटिलिटीज होता है। फैटिलिटीज मतलब मृत्यु हो सकता है, क्योंकि मान लो बिजली के तार में आपका करंट क्रेन सट गया है, बचने का कौन उम्मीद है? लाइट अगर है तो कोई बचने का उम्मीद नहीं है, वहां पे आपको जाना ही है, ठीक है ना। उसके अलावा कॉस्टली डैमेज टू द बिल्डिंग्स एंड मटेरियल्स। इसके अलावा सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि कभी भी क्रेन कहीं भी टच करेगा, उस स्थिति में पूरा मटेरियल टूट जाता है, पूरा मटेरियल बर्बाद हो जाने का कगार पे आता है। Next, therefore, it's important you are aware of the main hazards and how can you avoid them. अब तब ये जरूरी हो जाता है कि आपको ये पता रहे कि हम इतने बड़े खतरों से बचेंगे कैसे, और बचने के लिए हम और क्या-क्या प्रोसेस कर सकते हैं। या पूरा आप लोगों का ये शेड्यूल पता नहीं चल पा रहा है आप लोगों को कि भाई हमारा क्लास कितने बजे से है। कभी भी तो ये रूटीन आप लोगों को पता चले कि हम क्लास कितने बजे से करा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं। शांति से बैठिए, जहां जगह मिल गया वहां बैठिए। बोलिए, क्रेन के बारे में हम लोग क्या क्या जान लिया अभी? क्रेन कितने प्रकार का होते हैं वो पता चल गया। क्रेन में काम करने के लिए कौन कौन सा सिलिंग का प्रयोग करते हैं ये पता चला। हुक कौन सा प्रयोग होगा, सेटल्स कौन सा प्रयोग होगा ये पता चल गया। हजार इसमें क्या है ये पता चल गया। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट है इसका कि प्रिकॉशन क्या है, वो प्रिकॉशन समझिए। जब आप प्रिकॉशन पे ध्यान देंगे तो आपको क्या क्या काम करना चाहिए क्रेन में काम कराने के लिए, और आप एक सेफ्टी ऑफिसर होने के नाते आपकी ड्यूटी क्या बनेगी वो चीज देखिए। कह रहा है सेंटर द क्रेन डायरेक्टली ओवर द लोड बिफोर होस्टिंग टू अवॉइड स्विंगिंग द लोड। मतलब अगर आप क्रेन में काम कर रहे हैं तो स्लिंग जो है और हुक जो है उसको मटेरियल के बीच पॉइंट पे फिक्स कीजिए, ताकि मटेरियल के ना इधर भागने का डर हो ना ही इधर भागने का डर हो। जैसे अक्सर हम लोग देखते हैं बड़ा बड़ा कोई गांव में बोझा रहता है, खेत में बोझा रहता है, तो उसको दो साइड से बांधा जाता है। लेकिन अगर छोटा छोटा है तो बीच में एक जगह ऐसा सेंटर पे बांधा जाता है जिससे उठाना आसान हो जाए। ये बात तो कॉमन है, सबको पता है। वैसे ही कोई मटेरियल है, जो कोई जॉब है जो बड़ा है, तो दो साइड से स्लिंग को बांध के ऊपर ऊपर फंसा के उठा दिया जाएगा। लेकिन कोई मटेरियल छोटा छोटा है तो उसको बीच में बांधा जाएगा। वही कर रहे हैं कि सेंटर में, क्रेन के सेंटर में बांधिए और वो डायरेक्टली काम करे। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि मटेरियल स्विंगिंग ना करे, मतलब इसलिए नहीं गिरने का डर चांसेस ना हो। डोंट अलाउ एनीवन टू राइड ऑन अ लोड और हुक्स। कभी भी किसी को ऐसे अलाउ नहीं करना है जो लोड लेकर के या हुक्स के साथ लॉक करके तब कोई लेबर चलाना शुरू कर दो। माने ट्रेंड ऑपरेटर रहेगा तभी उसको बोलेंगे चलाने के लिए। क्या किसी को हम अलाउ कर देंगे? किसी को भी अलाउ करेगा किया जाएगा, किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा। डोंट लीव स्लिंग्स डिंगलिंग फ्रॉम द लोड हुक्स। कभी भी हुक में फंसा के स्लिंग को नहीं छोड़ना चाहिए। काम हो गया तो निकाल के उसको साइड कीजिए, काम है तभी उसको लगा के फिर लॉक कीजिए। ये भी आपको याद रखना पड़ता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। डोंट राइज लोड्स हायर देन नेसेसरी टू क्लियर ऑब्जेक्ट्स। अगर किसी मटेरियल में नीचे या ऊपर कुछ भी मटेरियल रखा हुआ है तो इतना हाइट पे नहीं लेके जाना है जिससे उस ऊपर रखे हुए मटेरियल को भी डिस्टरबेंस हो, या कोई मटेरियल जो नीचे रखा हुआ है इतना भी नीचे नहीं लेके चलना है कि उसमें टकरा जाए। हमेशा आपको याद रखना है कि एक दूसरे के मटेरियल से क्लियर रास्ता दिखना चाहिए उसको लाने या ले जाने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट कर रहे हैं डोंट मूव और पास अ लोड ओवर वर्कर्स। कभी भी लोड लेकर वर्कर के ऊपर से नहीं गुजरना चाहिए, काहे कि कभी भी कहीं स्लिप कर सकता है और स्विंगिंग हो सकता है। जब स्विंगिंग होगा तो खतरा बहुत बड़ा हो जाएगा। ये आप सभी को प्रिकॉशन में पॉइंट याद रखना है। कोई दिक्कत जी इसमें? याद रखकर समझ में आ गया सभी लोगों को? आगे बढ़े हम लोग। सी द चेकलिस्ट। इसके अलावा हमारे पास क्या पढ़ना है? चेकलिस्ट पढ़ना है।
चेकलिस्ट में पढ़े जी। तो चेकलिस्ट का क्लास तो हमारा दूसरा क्लास है। पहले हम लोग इस चीज को देख लेते हैं और अभी हम लोग तैयार हो जाएंगे क्या करने के लिए, टीबीटी। क्या करने के लिए, टीबीटी। टीबीटी का पूरा नाम, टीबीटी का पूरा नाम, यह कैसा मीटिंग होता है, एक शॉर्ट मीटिंग। कैसा मीटिंग होता है, शॉर्ट मीटिंग। कंस्ट्रक्शन साइड में परमिट कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार। कितने प्रकार के, 6 प्रकार। जनरल वर्क परमिट कब बनाया जाता है, ग्राउंड लेवल पे काम। जनरल वर्क परमिट कब बनेगा, ग्राउंड लेवल पे काम। वर्क टाइप का परमिट कब बनाया जाता है, 1.8 मीटर तथा उससे ऊपर कुछ भी काम करना होगा उसके लिए कौन सा परमिट बनाएंगे, वर्क हाइट। कौन सा परमिट, वर्क हाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्क हाइट परमिट बनाएंगे। अच्छा, हॉट वर्क का परमिट कब बनेगा, आग, ऐसा काम जहां पे आग या हीट स्ट्रेस ज्यादा होता होगा उस जगह का काम करने के लिए जो परमिट बनाया जाएगा उस परमिट का नाम क्या होगा, हॉट वर्क परमिट। सॉफ्ट वर्क परमिट कब बनेगा, कट आउट एरिया में कहीं पे भी कट आउट लॉकिंग पॉइंट रहेगा उस जगह पे काम करने के लिए हमें सॉफ्ट वर्क परमिट बनाना होगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट कब बनाया जाएगा, बिजली से संबंधित कुछ काम करना। अब बताइए, यहाँ पे हमें वायरिंग कराना है तो कौन सा परमिट बनाएंगे, इलेक्ट्रिकल वर्क। कहीं झीरी कटवाना है तो झीरी कटवाना है, झीरी कटवाना है तो बिजली का काम है तो कौन सा परमिट, हाँ, इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट बनेगा ना। अच्छा एक बात बताइए, कहीं पे हम डीजी पैनल बना रहे हैं, स्टोर रूम बनवा रहे हैं, स्टोर रूम बनवा रहे हैं, अरे तो जब झीरी काटेंगे उसमें कटिंग मशीन का प्रयोग करेंगे तो बनेगा। अच्छे नहीं हथौड़ी से काट रहे हैं तो आजकल छेनी हथौड़ी का यूज होता है, नहीं यूज होता है भाई। ये तो कॉमन सेंस है, आप कंपनी में देख लीजिए उसका। भाई इलेक्ट्रिकल वर्क भी बनेगा, उधर उधर हॉट वर्क भी बनेगा, लेकिन बेहतर रहेगा कि आप काम का प्रोसेस देख लीजिए, उसके अनुसार आपको बनाना रहेगा। ये बात समझ में नहीं जी। चलिए एक बात बताइए, अगर एक कॉमन बताइए, जो जहां कहीं इलेक्ट्रिकल का स्टोर रूम होता है जिसमें डीजी पैनल लगा रहता है, टेम्परेरी इलेक्ट्रिकल बोर्ड लगा रहता है, जहां पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगी हुई रहती है, इन सब जगहों पे आपको कौन सा परमिट बनाना चाहिए, इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट। कौन सा परमिट, कहीं ट्रांसफार्मर बनवाना है, पोल लगवाना है, बड़े बड़े टावर बन रहे हैं, इन सब जगहों का काम होना है तो कौन सा परमिट बनेगा, खाली इलेक्ट्रिकल वर्क। बात समझ में आ रहा है, कॉमन सेंस दिमाग ऑब्जर्व करके रखिएगा लोग। इलेक्ट्रिक, अच्छा कन्फाइंड स्पेस एंट्री का परमिट कब बनाया जाता है, एक ऐसा जगह जिस जगह पे जाने और आने का एक ही रास्ता हो, उस जगह पे अगर काम करना है तो आपको कौन सा परमिट बनाना चाहिए, कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट बनाना चाहिए। इसमें यहाँ तक के किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जो मैं ट्रेन के बारे में समझाया था ये सब कुछ आपको समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं ना है जी। तो चलिए हम लोग रेडी हो जाएंगे अभी ट्रेनिंग में जाने के लिए, ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है। ट्रेनिंग करने चलेंगे और ट्रेनिंग में जो बातें यहाँ पे आप लोग सीखे हुए हैं वही बातें चल के आपको वहां पे